नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। कर्नल एसएस पठानिया और सैनिक समाज के प्रेसिडेंट, इनसे बात करेंगे। सर, क्या लग रहा है जो बिम्बर गली में इतना बड़ा अटैक जो हुआ है, 5 जवानों ने जो है वो शहीद हो गए। अभी तक जो सरकार की तरफ से जो बयानात आने चाहिए या आएंगे, लेकिन अभी तक कोई बयान आया नहीं। आर्मी की तरफ से कहा गया कि पहले कहा गया कि बिजली पड़ी है, लेकिन अब एनआईए कह रही है कि ये मिलिटेंट अटैक था। 5 जवान, जब कहीं भी जब कोई आर्मी का व्हीकल चलता है, पेट्रोलियम पार्टी चलती है, 2 से 3 गाड़ी जो है वो वहाँ पर एकदम से इकट्ठी चलती है, लेकिन ये एक गाड़ी चल रही थी, 5 जवान शहीद हो गए। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले मैं उन 5 शहीदों को नमन करता हूँ। घायल जवान की जल्दी रिकवरी के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ और उनके परिवार के लिए अपनी डीप कंडोलेंसेस व्यक्त करता हूँ कि भगवान उनको ताकत दे इस दुख को सहने की। अभी आपका जो सवाल है कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आया है, उसकी जो वजह हो सकती है वो ये है कि अभी आर्मी अथॉरिटी जो है वो अपना प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। वो सारी कड़ियों को जोड़ेंगे और एक कंसोलिडेटेड प्रेजेंटेशन जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल पांडे रक्षा मंत्री को देंगे। उसके बाद उस इशू को डिस्कस किया जाएगा और सही वक्त आने पर हमारी होम मिनिस्ट्री से या डिफेंस मिनिस्ट्री से इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया जाएगा। जहाँ तक एनआईए रिपोर्ट का सवाल है कि ये टेररिस्ट अटैक है, ये कल ही क्लियर हो गया था। इनिशियल जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये बताया गया था कि बिजली से आग लगी है, लेकिन शाम 7 बजे तक चीज़ें क्लियर थी और ये डिक्लेयर कर दिया गया था आर्मी से तरफ से कि ये एक टेररिस्ट अटैक है जिसमें हमारे 5 जवान जो है वो शहीद हो कर्नल गए। साहब, एक चीज़ इसमें सवाल या निशान और भी एक आता है। जब भी कहीं आर्मी व्हीकल अपनी मूवमेंट करता है तो पहली सर्च ऑपरेशन जो है, या आर्मी जो रोड पर जो सर्च पार्टी चलती है वो होती है। दूसरी बात, अगर इस तरह का वाकया किया गया है आतंकियों द्वारा, तो क्या वो आतंकी पकड़े जाएंगे या निकल जाएंगे वो? देखिए, ऐसे सेंसिटिव एरिया में अभी आपको पता होगा कि पिछले साल अक्टूबर में वहाँ पे 2 एम्बुश किए गए थे हमारे जवानों पर, जिसमें एक जूनियर कमीशन अफसर और 8 अदर रैंक शहीद हुए थे। तो ये एक एरिया सेंसिटिव है, मिलिटेंसी की वजह से भी, लोकल सपोर्ट की वजह से भी। तो आर्मी क्या करती है कि वो अपने एक एसओपीज बनाती है, स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोसीजर। उसके अंदर ये निश्चित किया जाता है कि कोई भी गाड़ी जो है वो सिंगल नहीं चलेगी, क्योंकि वो सिक्योरिटी के हिसाब से ठीक नहीं है। और उसके अलावा ये जो रोड ओपनिंग पार्टीज होती हैं, ये एक टाइम पे, एक गिवन टाइम के ऊपर इनको वहाँ पे डिप्लॉय किया जाता है, जो सिर्फ ना रोड के अंदर आईडी का सर्च करती हैं, बल्कि जो डोमिनेटिंग हाइट्स है जहाँ से किसी भी किस्म का एम्बुश किया जाता है उसकी पूरी तरह से सर्च की जाती है। मान लीजिए कि 9 से 6 बजे तक टाइम है, जिसके अंदर ये जो रोड ओपनिंग पार्टी और रोड डोमिनेटिंग पार्टी जो है ये अपना काम कर रही है। 6 के बजे के बाद जब वो क्लियर हो जाता है शाम को, तो उसके बाद कोई भी मूवमेंट परमिट नहीं की जाती है। अभी ये जांच का विषय है कि एसओपी की कहीं वायलेशन हुई है, क्यों एक सिंगल गाड़ी चल रही थी, ये रिपोर्ट है। तो जैसे जैसे ये मैटर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, ये सारी चीज़ें खुल के सामने आएंगी और एसओपी के अंदर अगर कहीं चूक हुई है तो उसका जो है संज्ञान लिया जाएगा और जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उस गलती के लिए उनको पनिश किया जाएगा। ये वही एरिया है जहाँ पर सबसे बड़ा इतिहास का एनकाउंटर जो था वो चल रहा था। कई लोग आज भी सोचते हैं एनकाउंटर चल रहा है क्योंकि वहाँ से आतंकी गायब हो गए थे, लेकिन फिर भी उस एरिया को इस तरह से खुला छोड़ देना, और हमारे 5 जवान। देखिए, अगर हम इस एरिया की बात करते हैं, ये एरिया जो है एलओसी से 3 या 3.5 किलोमीटर दूर है और वहाँ पे घने जंगल हैं जहाँ पे चलना भी मुश्किल है। उस एरिया की सेंसिटिविटी को देखते हुए जो जो भी वहाँ पे डिप्लॉयड है, आर्मी है, बीएसएफ है, हमारी लोकल पुलिस है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो उस एरिया को पूरी तरह से निगरानी में रख रही होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये चूक हुई है। और अगर हम ये सोच के चलें कि हम इनको पकड़ पाएंगे, मेरे हिसाब से वो मुश्किल है। क्योंकि अभी देखिए अब क्या होता है कि अगर ऐसा मिशन पाकिस्तान की आईएसआई प्लान करती है, तो सबसे पहले वो एक मिशन कंसीव करेंगे, उसके बाद उसके लिए एक टीम बनाएंगे, उनको ट्रेन करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, उनको वेपन्स देंगे, उसके बाद उनको इन्फिल्ट्रेट कराएंगे, उसके बाद वो टीम यहाँ पे आके साइट चुनेगी, अम्बुश साइट जहाँ से फायर करना है। उसके बाद वो उस एरिया के अंदर जो है आर्मी की जो मूवमेंट है उसकी निगरानी रखेंगे कुछ दिनों तक। उसके बाद वो अपना एस्केप रूट प्लान करेंगे।
एक तरफ यहाँ पर गोवा में पाकिस्तान के जो भुट्टो हैं उनको यहाँ पर बुलाया जा रहा है, दूसरी तरफ इस तरह से हमारे जो जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं। ऐसा ऐसा लग रहा है कि जो पाकिस्तान के जनरल जब जब बदलते हैं, कहीं ना कहीं टारगेट जो है वो हिंदुस्तान को ही किया जाता है। देखिए, अभी इनके जो जनरल मुनीर हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो जिहादी हैं, उनको कुरान पूरी तरह से याद है, और अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए कि वो एक बड़े जांबाज जनरल हैं, वो ऐसी नापाक हरकतें करेंगे। जहाँ तक डिप्लोमेसी का सवाल है, मैं पर्सनली मानता हूँ कि पाकिस्तान के साथ कहीं भी बात करने की ज़रूरत नहीं है, और मोदी साहब इसको बड़ा क्लियर कर चुके हैं कि गोलियां और वार्ता जो है वो इकट्ठे नहीं चल सकती। तो हमें ये निर्णय लेना चाहिए कि पाकिस्तान का कोई भी नुमाइंदा, कोई भी जहाँ पे अगर कॉन्फ्रेंस हो रही है तो उसके अंदर उसको उसको बाइकाट किया अभी जाए। गोलियां भी चली, अब वार्ता के लिए भी बुला रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना कि मैं, अगर ये नहीं होना चाहिए, और बिलावल भुट्टो को बिल्कुल इस देश में आने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और उसके अलावा ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान को हम एक सबक सिखाएं। हर बार हम अपने जवानों की बलिदान देते रहते हैं, वो पीछे नहीं हटता है। पीछे जो मोदी सरकार में जो बालाकोट और उड़ी स्ट्राइक हुई थी, ऐसी हो एक और स्ट्राइक की जरूरत है, और जी उनको। जी G20 मीट भी यहाँ पर होने वाली है उसको। देखिए, G20 एक बहुत ही बोल्ड स्टेप है जो मोदी सरकार ने लिया है कि उसका एक हिस्सा कश्मीर में किया जाए, और ये बहुत बड़ी बौखलाहट का विषय है चाइना और पाकिस्तान के लिए। और इस समय चाइना और पाकिस्तान जो हैं वो इसके फेवर में नहीं है कि इंडिया जो है डिप्लोमेटिकली अपने आप को एक वर्ल्ड लीडर स्टेब्लिश करे, तो वो सारी अपनी जो कारस्तानी है उसको पूरा करेंगे। अभी अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने में, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, क्या उससे पहले इस तरह की हरकत? देखिए, मेरे अपने हिसाब से अमरनाथ यात्रा को इसके साथ अगर लिंक ना करें वो ठीक है। इस समय हमारी जो मेन प्रायोरिटी है वो है G20, क्योंकि G20 के अंदर पूरी दुनिया को मैसेज जा रहा है, पूरी दुनिया सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है। तो अमरनाथ यात्रा में तो पहले भी हमले होते रहते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन G20 जिसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा, वो स्टेक्स बहुत हाई हैं। तो हमें ये पूरी तरह से संयोजित करना पड़ेगा कि हम अपनी इंटेलिजेंस ग्रिड को, हमारे अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारी लोकल पुलिस को, लोकल आवाम को, उनको एक वे पेज पे ले आएँ, उनको यूनिफाइड करें। और उसके बाद जो इनका स्लीपर सेल और ओवरग्राउंड वर्कर हैं जो एरिया में, मेरे अपने हिसाब से काफ़ी होने चाहिए, अदरवाइज इस तरह की जो कारस्तानी है वो नहीं कर पाएंगे। 14 फरवरी 2019 को कहीं ना कहीं हमारे 40 से ज़्यादा जवान जो शहीद हुए थे, सत्यपाल मलिक का बयान आता है, कहीं ना कहीं जो स्ट्रीमलाइन टीवी चैनल्स हैं उन्होंने उसमें से उसको गायब कर दिया। अब सत्यपाल मलिक के हो सकता है बयान को दबाने के लिए इस तरह की कोई चीज़। देखिए, ये बिल्कुल बेमानी है। मैं इसको नहीं मानता हूँ कि सत्यपाल मलिक जी का अपना एक प्रोफाइल रहा है। जब वो गवर्नर थे यहाँ पे, उस समय 2021 में उन्होंने एक हिंट ड्रॉप किया था। उसके बाद जब उनकी गवर्नरशिप जा चुकी है और एक उनको सिक्योरिटी दी गई है, सिक्योरिटी गवर्नमेंट जो है थ्रेट परसेप्शन को नज़र में रखते करते हैं। अभी बुखारी को जो है Z+ सिक्योरिटी दी गई है, तो ये गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है। और सबसे बड़ी बात सर, अल्ताफ बुखारी जो है वो एक नई पार्टी है, 2019 में नई पार्टी बनी है। अभी कोई चुनिंदा चीफ मिनिस्टर नहीं है, चुनिंदा कोई बड़ी पार्टी नहीं है, एक ऑफिस भी मुहैया करवा दिया गया, और उसके बाद Z+ सिक्योरिटी, एक जो चुनिंदा सीएम थी, एक्स सीएम महबूबा मुफ्ती, उनसे सिक्योरिटी खींच ली जाती है और इनको दे दी जाती है। देखिए, ये एक गवर्नमेंट का डिस्क्रिशन है, और उसको वो थ्रेट परसेप्शन बेस्ड का जो जामा है उसको पहना दिया जाता है। अभी आप आज़ाद साहब को देख लीजिए, उनको भी बंगले दिए गए हैं, उनको भी सिक्योरिटी दी गई है। क्यों दी गई है? हमारी कंट्री के अंदर ABC पार्टी चल रही हाँ, है। जो भी है वो देखिए, वो मैं पॉलिटिकल इसके अंदर, बिकॉज ये एक ऐसा इशू हम डिस्कस कर रहे हैं जिसके अंदर हमें पॉलिटिकली दूर रहना चाहिए। तो मैं पॉलिटिशियन की हैसियत से बात नहीं करूंगा, मैं एक नॉर्मल सिटीजन के हिसाब से बात करूंगा कि हमारी कंट्री के अंदर हमारा जो पुलिस फोर्सेस की अवेलेबिलिटी है वो है तकरीबन 1 लाख के लिए 144 पुलिस पर्सन। UN के हिसाब से जो उन्होंने अपना डिसाइड किया है वो होना चाहिए कि 1 लाख के लिए 222 पुलिस पर्सनल्स होने चाहिए। बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अभी उसी पुलिस फोर्सेस में इन पॉलिटिशियन की प्रोटेक्शन के लिए, जिनकी कोई हैसियत भी नहीं है, और आजकल जो अगर हम बात करते हैं कि टेररिज्म ये एक ग्लोबल फिनोमिना है, वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है, तो मैं तो ये करूंगा कि इनकी सिक्योरिटी को ऑडिट किया जाना चाहिए, और फिजूल की सिक्योरिटी। लेकिन सर यहाँ पर एक चीज़ बताई गई थी भारतीय जनता पार्टी द्वारा, 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ आतंक जो है खत्म हो जाएगा, स्ट्रीमलाइन होगी, दूध की नदियाँ बहेंगी, लेकिन आतंक तो खत्म होता वो नजर नहीं है। तरुण चुग जी ये कह रहे हैं कि ये बौखलाहट है,
5 जवान चले गए, हमारे शहीद हो चुके हैं, लेकिन वो कह रही है बौखलाहट है। देखिए, ये जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने इसको डिफेंड करना है। जहाँ तक अगर हम बात करते हैं, ये मैं नहीं कहूँगा कि बीजेपी या एब्रोगेशन जब हमारी थी 370 और 35, उसके बाद चीज़ें इंप्रूव हुई हैं। आज भारतीय जनता पार्टी खुद भी प्रदर्शन कर रही है सड़कों पर। नहीं नहीं देखिए, वो मेरे को पता नहीं है। बट सवाल ये है कि क्या हम अपने देश के लिए पूरी तरह से ईमानदार हैं, या हम पॉलिटिकल गेम खेलते हैं अपने वोट बैंक को पुख्ता करने के लिए। ये जो डिस्क्रिशन है ये उन पार्टियों का है, और उसके बाद ये सबसे बड़ा डिस्क्रिशन हमारे वोटर्स का है, जो विनेबिलिटी फैक्टर देख के अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। तो हमें अपने अंदर भी थोड़ा झांकना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये भी झांकना चाहिए कि नेशन जो है सबसे पहले आता है। ये कहा जाता है लेकिन किया नहीं जाता। सबसे पहले इनके लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, मैं सब पॉलिटिकल पार्टी, उनके लिए सबसे पहले जो पार्टी पावर में है वो बने रहना चाहती है, जो बाहर है वो अंदर आना चाहती है। इसके लिए किसी भी किस्म का साम दान दंड भेद जो सारी नीतियां हैं वो उनका यूज़ करते हैं। ये हमारी डेमोक्रेसी की एक दुखद गाथा आप कह लीजिए, विच मस्ट चेंज। और लोगों को ये रियलाइज करना चाहिए कि नेशन फर्स्ट का मतलब क्या है। लेकिन यहाँ उल्टा सिस्टम चल रहा है नेशनल फर्स्ट की आपने बात की, एक देश एक संविधान एक निशान कहा गया था, क्या एक टैक्स यहाँ पर लागू हुआ? देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स अगर डिबेटेबल इशू है। नहीं, टैक्स टैक्स की कौन से टैक्स की बात कर रहे हैं? टैक्स की बात कर रहा हूँ, देखिए इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ। तो एक ही है। हाँ, लेकिन लेकिन यहाँ पर जो हमारे दवाइयों वाले हैं या और भी बिजनेसमैन हैं, वो ये कहते हैं कि जब हम सामान लेते हैं, पहले वहाँ टैक्स करता है, फिर यहाँ टैक्स करता है, फिर उसके बाद भी टैक्स करता है। देखिए, आजकल वो सब कुछ एक जीएसटी में आ गया है। तो जीएसटी जो है वो जो मैन्युफैक्चरर है वो भी देगा, जो सेलर है वो भी देगा। उसके अंदर भी आपको ज़्यादा पता होगा, काफ़ी हेरा फेरी हो रही है। जीएसटी कलेक्शन हमारी तकरीबन 1,50,000 से करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है, लेकिन उसके अंदर अभी भी कमियां हैं। थोड़ा जल्दी इंप्लीमेंट किया गया था, स्ट्रीमलाइन होने में शायद कुछ और समय लगे, लेकिन अभी भी जीडीपी ग्रोथ नहीं कर रही है। देखिए, कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो जीडीपी ग्रोथ के मामले में इस समय हम दुनिया में बेस्ट हैं। हम इस समय चाइना से भी आगे हैं। जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की रिपोर्ट्स आती हैं, तो इकोनॉमिकली अगर हम ये बोलें कि हमारी परफॉर्मेंस पूरी दुनिया में इस समय सबसे ज़्यादा अच्छी है, इन स्पाइट ऑफ यूक्रेन रशिया वार। सो दैट इज़ अ गुड सब्जेक्ट, बट द क्वेश्चन इज़ दैट कि इसको हाउ लॉन्ग वी कैन मेंटेन इट। और भी आपने देखा होगा, जो एप्पल ने अभी 2 स्टोर लॉन्च किए हैं, एक दिल्ली में एक मुंबई में। तो इकोनॉमिकली वी आर डूइंग वेल, बट इकोनॉमी इज़ नॉट द ओनली फैक्टर। द नेशनल सिक्योरिटी हैज़ टू बी फर्स्ट, एंड वी आर ए वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन। देखिए, पाकिस्तान हमारे सामने कुछ नहीं है। सर, आपने एप्पल की बात की दिल्ली में और उसने वहाँ किया है। अब एप्पल को जम्मू में भी एक शोरूम खोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ के उपराज्यपाल ने कहा जिसके पास एप्पल होगा वो टैक्स भरेगा। देखिए, वो एक कुछ पॉलिटिकल कमेंट्स दिए जाते हैं। मैंने उनका बयान सुना था कि अगर आप एप्पल का आईफोन ले सकते हैं तो टैक्स क्यों नहीं भर सकते। तो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं। अभी सवाल ये है कि एप्पल का जो सीईओ है उसने अपनी मार्केट देखनी है। अगर उसको लगता है कि जम्मू के अंदर मार्केट है तो शायद वो आने वाले समय में यहाँ भी खोल दे। लेकिन सर, इतना बड़ा जो ये कांड हो गया, शहीद हो गए हमारे 5 जवान, लेकिन उपराज्यपाल साहब का अभी तक कोई बयान नहीं है। देखिए, ये मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता है कि वो क्यों बयान नहीं दे रहे हैं। जैसे आपने पहले पूछा था कि होम मिनिस्टर क्यों नहीं बयान दे रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर क्यों नहीं बयान दे रहे हैं, तो वो अपना टाइम लेंगे। एक देखिए, जब आप पूरे देश को मैनेज कर रहे हैं तो उसमें देश में एक जम्मू कश्मीर यूटी आता है। जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर एक जगह हादसा होता है, 5 जवान शहीद हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, एक एक सवाल और पूछूंगा, लास्ट सवाल रहेगा। होम मिनिस्टर महाराष्ट्र में एक रैली करते हैं, 10 लाख की रैली थी, 13 लोग वहां पर मर जाते हैं गर्मी के कारण। 500 से ज़्यादा लोग जो हैं वो आज भी हॉस्पिटल में हैं। वो स्ट्रीम लाइन में वो चीज़ आई नहीं है अभी तक, ना ही बयान आया उसके लिए। देखिए, अभी क्यों नहीं मीडिया में आया? आप मीडिया से एसोसिएटेड हैं, क्या वजह है उसकी मैं उसके ऊपर भी कमेंट नहीं करूंगा। गोदी मीडिया की बात भी चलती है, आपको भी उसका पता है। तो ये सारी चीज़ें, देखिए, हमारा जो सिस्टम इतना बिगड़ा हुआ है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, दिल्ली में हो या तेलंगाना में हो या मान लीजिए टीएमसी हो, इनके अपने मीडिया चैनल्स हैं, ये मीडिया को कंट्रोल करते हैं। तो अगर रीजनल लेवल पे ये चीज़ें हो रही हैं और सेंट्रल लेवल पे ये चीज़ें हो रही हैं, उसका डिसीज़न हमें लेना है जब हमारी वोट करने की बारी आएगी कि किस पार्टी को वोट किया जाए। अगर उसके बावजूद भी इन पार्टियों को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर जब तक एक वाइब्रेंट और वाइबल अपोजिशन ना हो
तो डेमोक्रेसी जो है वो हमेशा नीचे की तरफ लेकिन जाएगी। क्या लग रहा है सर, अभी जम्मू कश्मीर में अगर इलेक्शन होती है तो बैलेट पेपर से होनी चाहिए देखिए, कि? बैलेट पेपर कंसेप्ट बकवास कंसेप्ट है। ईवीएम इस समय चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई है, लोगों ने ईवीएम टेम्परिंग के लगाए हैं इल्ज़ाम गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन जहाँ जहाँ अपोजिशन पार्टी जीते हैं वहाँ ईवीएम टेम्परिंग की कोई बात नहीं करता है। अभी कर्नाटका में इलेक्शन हो रहे हैं, कर्नाटका में भी कोई बात नहीं कर रहा है कि बैलेट पेपर लाए जाए। तो पुरानी एक चीज़ है, अनलेस ये प्रूव हो जाए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये प्रूव कर दे कि ईवीएम के अंदर टेम्परिंग जो है वो पॉसिबल है, तो प्रोबेबली देन विल गो बैक टू बैलेटेज। लेकिन अभी तक कहीं ये प्रूव नहीं कर पाए हैं। और अगर मान लीजिए कल को कांग्रेस वहाँ पे जीत जाती है ईवीएम मशीन के थ्रू, तो उसके अंदर वो उनका टेम्परिंग का ब्लेम नहीं आएगा। अगर वो हारते हैं तो उनका पहला जो चीज़ होगी कि ईवीएम के अंदर टेम्परिंग की गई है। ये भी हमारी पॉलिटिकल एक किस्म की डिस्पेंसेशन की जो स्टाइल है ना, वो ये है कि पावर जब मिल जाती है सब ठीक है, जब नहीं है तो फिर वो स्केल्टन निकालना शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात थैंक यू, करने थैंक के यू। लिए। देखिए ये थे हमारे साथ जुड़े हुए कर्नल एस एस पठानिया जी, और कहीं ना कहीं जिस तरह से जो एक वाकया नज़र आया, हमारे 5 जो जवान हैं वो शहीद हो गए। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये कर्नल हैं, इनको ज़्यादा जानकारी हो सकती है क्योंकि ये आर्मी में रह के आ चुके हैं। और बाहर क्या चल रहा है, किस तरह चल रहा है, ये आप लोग देखते हैं। कोई कह रहा है बिजली गिरी हुई है, कोई कह रहा है व्हीकल में ऐसे आग लगी है। क्लियर क्लियर कट एनआईए ने एक प्रेस नोट निकाला, उसमें ये कह दिया कि आतंकी हमला था। अब सबसे बड़ी बात, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग आज सड़कों पर निकले हैं और भारतीय जनता पार्टी के नारे लगा रहे हैं, ना कि उन जवानों के। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के जो नारे हैं यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। जवान तो शहीद हो गए और शहीद होते रहेंगे, क्योंकि भारत जो है, भारत देश जवानों की वजह से है। और जवान जो है हमारे देश की रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते करते इस देश से चले जाते हैं। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टी है उसका भी जो है वो फायदा लेने के लिए यहाँ पर हमेशा मौजूद रहती है। बहरहाल अपनी राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। नमस्कार। थैंक यू सर।